Have a good day, class 10 student. Today your social science democratic politics part, page number 3, topic है majoritarianism in Sri Lanka. Sri Lanka emerged as an independent country in the year 1948. The leader of the Sinhala community sought to secure dominance over government by virtue of their majority. श्रीलंका 1948 में जब आज़ादी उनको मिला था या इंडिपेंडेंट कंट्री के तौर पे आया, तब वहाँ के सिंहला कम्युनिटी के लीडर्स मेजॉरिटी के तौर पे उस देश में गवर्नमेंट बनाया और डोमिनेट करना शुरू किया. एज ए रिजल्ट द democratically elected government adopted a series of majoritarianism measures to establish Sinhala supremacy. जिसके चलते हुए क्या हुआ, एक डेमोक्रेटिकली जो इलेक्टेड गवर्नमेंट क्रिएट होता है वो मेजॉरिटी के तौर पे सिंहला लैंग्वेज बोलने वाले लोग ही बन गए. In the year 1956, an act was passed to recognize Sinhala as the only official language, thus disregarding Tamil. In the year 1956 में एक नया एक्ट बिल्डअप करने के बाद सिंहला के गवर्नमेंट ने घोषित कर दिया कि सिंहला ही एकमात्र ऑफिशियल लैंग्वेज है, तमिल कभी भी नहीं. The government followed preferential policies that favored Sinhala's applicant for university positions and government job. गवर्नमेंट इसी के चलते हुए जो लोग सिंहला लैंग्वेज बोलने वाले थे उन्हीं लोगों को यूनिवर्सिटी में आगे पढ़ने का अधिकार दे रहे थे, या सरकारी नौकरी की जगह पे भी उन लोगों को प्रिविलेज प्रोवाइड किया जा रहा था. ए न्यू कॉन्स्टिट्यूशन स्टेपल्ड दैट द स्टेट शैल प्रोटेक्ट एंड फॉस्टर बुद्धिज्म. एक नया संविधान बनाया गया जिसमें बुद्धिज्म मीन्स जो सिंहला बोलने वाले लोग या तमिल बोलने वाले लोगों में से भी कुछ लोग बुद्धिज्म थे या बुद्धिस्ट थे, उन लोगों को ही सरकार प्रोटेक्ट करेंगे और वही लोग फोर्सफुली सरकार भी चलाएंगे. ऑल दिस गवर्नमेंट मेजर्स कमिंग वन आफ्टर द अदर ग्रेजुअली इंक्रीज द फीलिंग ऑफ एलाइनेशंस अमॉन्ग द श्रीलंकन तमिल्स. ऐसे ही बहुत सारे गवर्नमेंट का मेजरमेंट्स या घटनाएं या गवर्नमेंट का जो भी प्लानिंग था वो सभी एक के बाद दूसरा आने लगा और श्रीलंकन तमिल लोगों के साथ सिंहला लोगों का अलायंस ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ने लगा. दे फेल्ट दैट none of the major political party led by the Buddhist Sinhala's leader was sensitive to their language and culture. जो सिंहलन तमिल श्रीलंकन तमिल लोग थे वो लोग सोचने लगे कि जो बुद्धिस्ट सिंहला लोग थे उन लोगों के छोड़ के कोई भी पॉलिटिकल पार्टी यहाँ पर आ नहीं सकता लैंग्वेज और कल्चर के बेस पे. दे फेल्ट that the constitution and government policies denied them equal political rights, discriminate against them in getting job and other opportunities and ignored their interest. वो लोग ये भी महसूस करने लगा कि सिंहला बोलने वाले लोगों को जिस तरीके से प्रिविलेज प्रोवाइड किया जा रहा था उस तरीके से सरकार ने तमिल बोलने वाले लोग, चाहे श्रीलंकन तमिल बोलने वाले लोग हो या इंडियन तमिल बोलने वाले लोग हो, इन लोगों को इतना प्रिविलेज तो दूर की बात, उन लोगों को कोई भी प्रकार का कोई फैसिलिटीज़ या अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल रहा था. उन लोगों को सरकार इग्नोर करना शुरू किए थे. एज ए रिजल्ट द रिलेशन between the Sinhala and Tamil
communities straightened over. इसी के चलते सिंहला और तमिल कम्युनिटी के रिलेशन के बीच में एक दरार पैदा होना शुरू हुआ. The Sri Lankan Tamils launched parties and struggled from the recognition of Tamil as an official language for for regional autonomy and equality of opportunity in securing education and job. The Sri Lankan Tamils launched party. श्रीलंका तमिल बोलने वाले जो लोग थे वो लोग अपना पॉलिटिकल एक पार्टी बिल्डअप किया और उन लोगों ने गवर्नमेंट के ऊपर एक फोर्स या स्ट्रगल करना शुरू किया, एक मूवमेंट करना शुरू किया कि तमिल को भी एक ऑफिशियल लैंग्वेज के तौर पे प्रोवाइड किया जाए या अडॉप्ट किया जाए. इसके साथ साथ तमिल बोलने वाले लोगों को भी इक्वालिटी दिया जाए एजुकेशन में या जॉब सेक्टर में. बट देयर डिमांड फॉर मोर ऑटोनॉमी टू प्रोविंस पॉपुलेटेड बाय द तमिल वाज रिपीटेड डिनाइड. लेकिन उन लोगों का जो डिमांड था उसको पॉपुलेशन के बेसिस पे डिनाई कर दिया गया. बाय द 1980s several political organizations were formed demanding an independent Tamil Elam means state in northern and eastern part of Sri Lanka. इसके चलते हुए 1980s के बाद 1980 साल के बाद क्या हुआ श्रीलंका में तमिल लोगों ने अलग स्टेट बनाने के लिए डिमांड किया. The distrust between the two communities turned into widespread conflict. It soon turned into a civil war. और ये जो दरार पैदा हुआ दोनों जनजाति के या दोनों लैंग्वेज बोलने वाले लोग, एक सिंहला और दूसरा तमिल, इन दोनों में से धीरे धीरे गृह युद्ध मतलब घर घर में लड़ाई शुरू हो गया. एज ए रिजल्ट थाउजेंड ऑफ पीपल ऑफ बोथ द कम्युनिटीज हैव बीन किल्ड. जिसके फलस्वरूप हजारों लोग दोनों ही कम्युनिटीज के मारे गए. मेनी फैमिलीज वर फोर्स्ड टू लीव द कंट्री एज रिफ्यूजी एंड मेनी मोर लॉस्ट देयर लाइवहुड्स. बहुत सारे फैमिली रिफ्यूजी के तौर पे दूसरे कंट्री पे जाके रहने लगे, दूसरे देशों में भाग गए. बहुत सारे लोगों ने अपना जीवन धारण करने का तरीका बदल लिया. यू हैव रीड चैप्टर नंबर 1 ऑफ इकोनॉमिक्स टेक्स्ट बुक क्लास 10. आप लोगों के इकोनॉमिक्स टेक्स्ट बुक को जब पढ़ाया जाएगा तब आप लोग चैप्टर 1 में इसके बारे में और भी पढ़ेंगे. अबाउट श्रीलंका एक्सेलेंट रिकॉर्ड ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट एजुकेशन एंड हेल्थ. किसके बारे में यू हैव रीड, किसके बारे में पढ़ेंगे आप लोग न श्रीलंका के इकोनॉमिकल डेवलपमेंट और एजुकेशन और हेल्थ के बारे में. बट द सिविल वॉर हैज कॉजेड ए टेरिबल सेटबैक to the social, cultural and economic life of the country ended in 2009. But civil war, social, economic, cultural डेवलपमेंट में पूरे देश में बहुत ही बड़ा सेटबैक मतलब क्या कह सकते हैं, बहुत ही बड़ा इशू क्रिएट हुआ था, जिसके चलते हुए ये सब सिस्टम आगे नहीं बढ़ पाया था. ये कब आगे बढ़ना शुरू हुआ, जब 2009 में ये सिविल वॉर खत्म हुआ. नाउ नेक्स्ट टॉपिक, एकोमोडेशन इन बेल्जियम. द बेल्जियम लीडर्स टूक ए डिफरेंट पाथ. बेल्जियम के लीडर लोग दूसरा वे अपनाया. दे रिकॉग्नाइज द एग्जिस्टेंस ऑफ रीजनल डिफरेंसेस एंड कल्चरल डाइवर्सिटी. वो लोग रिकॉग्नाइज किया किसके तरफ से, रीजनल डिफरेंस इलाका के एरिया के ऊपर डिपेंड करते हुए और कल्चर के ऊपर डिपेंड करते हुए. बिटवीन 1970 एंड 1993, 1970 से 1993 के बीच में दे अमेंडेड देयर कॉन्स्टिट्यूशन 4 times so as to work out an
arrangement that would enable everyone to live together within the same country. 1970 से 1993, 1970 से 1993 में के बीच में वो लोगों ने 4 बार कॉन्स्टिट्यूशन बनाया और जिसमें उसके बाद इस एक ही चीज़ के बारे में बार बार काम किया गया कि कैसे सभी लोग, कौन कौन लोग, बेल्जियम में हम लोग देखे फ्रेंच स्पीकिंग लोग, जर्मन स्पीकिंग लोग एंड डच स्पीकिंग लोग, कैसे सभी लोग एक साथ अपने कंट्री में रहे. द arrangement they work out is different from any other country and is very innovative. तो इन लोगों ने क्या किया, एक अरेंजमेंट, एक तैयारी किया जो बहुत ही इनोवेटिव था. देश में वेरियस टाइप ऑफ वेरियस टाइप ऑफ स्पीकिंग लैंग्वेज या वेरियस टाइप ऑफ कल्चर के लोग एक साथ कैसे मिलजुल कर रहेंगे, इसी के लिए बहुत सारे तौर तरीका उन लोगों ने अपनाया. Here are some of the elements of the Belgium model. यहाँ पर कुछ मॉडल्स या क्या क्या तौर तरीका अपनाया गया था इसके बारे में यहाँ पर कुछ दर्शाया गया है. Number 1. Constitution prescribed that the number of Dutch and French speaking ministers shall be equal in the central government. संविधान में ये लिखा गया कि जो गवर्नमेंट बनेगा उस गवर्नमेंट में जितने भी मिनिस्टर रहेंगे उसमें डच और फ्रेंच बोलने वाले मिनिस्टर की इक्वालिटी रहेगा. मीन्स अगर मिनिस्ट्री कैबिनेट में 50 मिनिस्टर बन रहा है तो 25 डच स्पीकिंग मिनिस्टर होगा, 25 फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर होगा. सम स्पेशल लॉज रिक्वायर द सपोर्ट ऑफ मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स फ्रॉम ईच लिंग्विस्टिक ग्रुप. कुछ स्पेशल लॉज, नियम कानून बनाया गया लिंग्विस्टिक के तौर पे भेदभाव ना हो या जाति या उसके कौन से जेंडर के ऊपर डिपेंड करते हुए उन लोगों का के ऊपर भेदभाव ना हो. Thus no single community can make decision unilaterally. उसके ऊपर समाज में कोई भी एक कास्ट या एक जनजाति या एक स्पीकिंग, यहाँ पर तो आप लोग ये कह सकते हैं फ्रेंच बोलने वाले लोग और डच बोलने वाले लोग, बाकी जो लोग थे थोड़ा बहुत हिंदू और मुस्लिम में से मिला कर थे, तो इन लोगों ने कोई भी अपना डिसीजन खुद से नहीं ले सकते हैं. Number 2. Many powers of the central government have been given to state government of the 2 regions of the country. और क्या किया, न कंट्री के जो दोनों रीजन, एक रीजन में डच लोग रहते थे, दूसरे रीजन में फ्रेंच स्पीकिंग लोग रहते थे, तो ऐसे ही दोनों रीजन में स्टेट गवर्नमेंट को भी बहुत सारे पावर प्रोवाइड किया सेंट्रल गवर्नमेंट ने. द स्टेट गवर्नमेंट आर नॉट सबऑर्डिनेट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट. ऐसा न लगे कि सेंट्रल गवर्नमेंट के सब या ब्रांच के तौर पे स्टेट गवर्नमेंट काम कर रहा है. स्टेट गवर्नमेंट को भी बहुत सारा पावर दिया गया है, स्टेट गवर्नमेंट भी इंडिविजुअली कुछ काम कर सकते हैं. नेक्स्ट, ब्रुसेल्स हैज ए सेपरेट गवर्नमेंट इन व्हिच बोथ द कम्युनिटीज हैव इक्वल रिप्रेजेंटेशन. ब्रुसेल्स कैपिटल सिटी, वहाँ पर भी सेपरेट अलग गवर्नमेंट बना दिया गया, जहाँ पर भी वहाँ पे भी सम इक्वल रिप्रेजेंटेटिव रहेगा गवर्नमेंट में. द फ्रेंच स्पीकिंग पीपल एक्सेप्टेड इक्वल रिप्रेजेंटेशन इन ब्रुसेल्स बिकॉज डच स्पीकिंग कम्युनिटी हैज एक्सेप्टेड इक्वल रिप्रेजेंटेशन इन द सेंट्रल गवर्नमेंट. तो फ्रेंच और डच दोनों ने ही इक्वालिटी के ऊपर जो भी गवर्नमेंट बनाने की कोशिश किया गया या संविधान में लिखा गया उसको एक्सेप्ट कर लिया जाए. Apart from the central and the state government, there is a third kind of government. This is community government. It is elected by people belonging to one language community, Dutch, French and German speaking, no matter where they live. तो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट छोड़ के भी और एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, थर्ड
बनाया गया था, उसका नाम था कम्युनिटी गवर्नमेंट। ये कॉमन पीपल द्वारा इलेक्टेड रहेगा। ये कम्युनिटी बेस या लैंग्वेज, वन लैंग्वेज कम्युनिटी बेस रहेगा। डच, फ्रेंच, जर्मन, यही 3 मेन लैंग्वेज स्पीकिंग लैंग्वेज था। तो इसी के चलते हुए नो मैटर वेयर दे लाइव, वो लोग कहाँ पे रह रहे हैं ये कोई मैटर नहीं करेगा। दिस गवर्नमेंट हैज़ द पावर रिगार्डिंग कल्चरल, एजुकेशनल एंड लैंग्वेज रिलेटेड इशू। तो ये गवर्नमेंट का काम क्या होगा, न डच बोलने वाले हो या फ्रेंच बोलने वाले हो या तो फिर जर्मन बोलने वाले हो, ये लोग अपने अपने स्पीकिंग जो लैंग्वेज स्पीक कर, डच, अगर हम लोग डच, फ्रेंच और जर्मन बोलेंगे तो ये लोग अपने अपने लोगों को किस तरीके से एडुकेटेड बनाया जाए, किस तरीके से कल्चरल बनाया जाए, किस तरीके से उन लोगों को समाज में और ये काम करवाया जाए या किस तरीके से समाज में रहना सिखाया जाए, इसके ऊपर काम करेंगे ये गवर्नमेंट। यू माइट फाइंड द बेल्जियम मॉडल वेरी कॉम्प्लिकेटेड। इट इंडीड इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड इवन फॉर पीपल लिविंग इन बेल्जियम। अगर आप लोग देखेंगे कि बेल्जियम का जो मॉडल है, मतलब बेल्जियम का जो, बेल्जियम ने मॉडल मीन्स यहाँ पर कोई खिलौना नहीं है, मॉडल मीन्स बेल्जियम ने जो तौर तरीका अपनाया है ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड इवन फॉर पीपल लिविंग बेल्जियम। बेल्जियम में रहने वाले लोगों के लिए भी यही लगा था। बट दिस अरेंजमेंट हैव वर्कड वेल सो फार। बट लेकिन ये अरेंजमेंट, ये जो किया गया है, ये काम किया बहुत दिन तक। दे हेल्प टू अवॉइड सिविल स्ट्रिप between the two major communities and the possible division of the country and linguistic lines। तो इसके चलते हुए बेल्जियम कंट्री के गवर्नमेंट या बेल्जियम कंट्री में ये अवॉइड किया गया कि लैंग्वेज के ऊपर डिपेंड करते हुए एक दूसरे के साथ लड़ाई नहीं हुआ या तो फिर कास्ट को लेके लड़ाई नहीं हुआ। लाइक डच और फ्रांस बोलने वाले लोगों में से लड़ाई, जैसे श्रीलंका में क्या हुआ, तो सिंहला बोलने वाले और तमिल बोलने वाले लोगों में से लड़ाई शुरू हो गया था, सिविल वॉर। ये बेल्जियम में पॉसिबल नहीं हो पाया था। रीज़न क्या था, ऐसे कॉम्प्लिकेटेड, मुंह बोले कॉम्प्लिकेटेड, ओरिजिनली कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, एक बहुत ही अच्छा ऑर्गेनाइज्ड कॉन्स्टिट्यूशन सामने लाए थे, जिसकी वजह से इस देश में कोई भी सिविल वॉर बिल्डअप नहीं हो पाया। When many countries of Europe came together to from the European Union, जबकि बहुत सारे कंट्री ने यूरोप में आया, एक साथ यूरोपियन यूनियन बनाने की कोशिश किया, ब्रसेल्स वाज चूजन एज इट्स हेडक्वार्टर। तब जाके यूरोपियन कॉन्टिनेंट के हेडक्वार्टर के तौर पे ब्रसेल्स सिटी को ही मेन सिटी के तौर पे माना गया।